हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम को, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे वीडियोस पे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम होता क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि वाकई में कहने का इसका मतलब क्या है। तो बच्चों, बताया गया है कि जब इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो करता है स्ट्रीमलाइन मोशन में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ऐसे केस में बच्चों पाथ के हर एक पॉइंट पर, रास्ते के जिस रास्ते को कवर करता हुआ लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है बच्चों, है ना, कौन कौन सी, जो आपकी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कौन कौन सी होती है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो सम होता है बच्चों हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट देखने को मिलता है। और यही बर्नौलीज भाई साहब ने हमसे बता रखा है ना, कि इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड यदि रास्ते पर किसी रास्ते पर स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम होती है। कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ रो वी से इंडिकेट करते हैं, और प्लस बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसको हम लोग करते हैं रो जी एच। तो इसकी जो वैल्यू होती है हर एक पॉइंट पर बच्चों सेम देखने को मिलती है। और ये बात किसने बोली, बर्नौली भाई साहब ने हम लोगों से बोल रखी है। तो ये होती है बर्नौलीज थ्योरम। आपकी जो बर्नौलीज थ्योरम होती है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है, मतलब इसके प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है। तो आपके एग्जाम में बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, और साथ मार्क्स में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपकी बर्नौलीज थ्योरम होती है किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो बच्चों आप बता सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन बच्चों आपके एग्जाम में ये जो टोटल एनर्जी है जो कांस्टेंट का स्टेटमेंट बर्नौली ने दिया है, इसकी प्रूविंग पूछी जाती है ना, ये आपकी प्रूविंग बहुत ज्यादा एग्जाम पूछी जाती है। तो बच्चों इसको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसकी प्रूविंग को। तो प्रूविंग में कुछ चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। डायग्राम हमारे पास होगा, डायग्राम में कई सारी चीजें हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखते हैं कि डायग्राम में हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। तो डायग्राम में बच्चों हमारे पास ये बेस है और एक ट्यूब है जिसका नाम जो है वो एक्स वाई है। ट्यूब की दो साइड हैं, पहले साइड को एक्स बोला गया और बच्चों दूसरे साइड को बोला गया वाई। एक साइड में वॉल्यूम में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा P1 है, पहले साइड का जो एरिया है बच्चों A1 है, और ये सरफेस से H1 हाइट पर ये ट्यूब रखा हुआ है। ठीक है, और जो यहाँ पर लिक्विड है उसकी वेलोसिटी V1 है। इसी तरह पॉइंट Y की बात करें ट्यूब के, तो यहाँ पर प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है, एरिया A2 है, और जो हाइट बच्चों वो H2 है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हमें बता रखा है कि सपोज एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन। यहाँ पर आपने सपोज कर लिया है कि इस ट्यूब के अंदर एक नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो कर रहा है। और कहाँ पर फ्लो कर रहा है, ट्यूब एक्स वाई में फ्लो कर रहा है। और ट्यूब जो हमने ले रखा है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है एक साइड का जो एरिया है कम है, दूसरी साइड का एरिया ज्यादा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग है। इसके बाद बच्चों कंसीडर करना है हमें कि एरिया A1 है और एरिया A2 है। जो साइड आपको दिख रहा है, पॉइंट जो दिख रहा है एक्स साइड वाला, उसका जो एरिया है बच्चों A1 है, दूसरे का A2 है। और बच्चों
क्या बताया गया है, जो हाइट है वो h1 है और बच्चों s2 है ना। यहाँ पर आपको मेंशन है कि ये जो हाइट है बच्चों, साइड जो x है इसकी हाइट सरफेस से h1 है और बच्चों इसकी जो हाइट है वो s2 है। और कौन कौन चीज़ें हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है, प्रेशर बच्चों यहाँ पर P1 लिया गया है, और यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो है v1, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड एट x, मतलब x से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। और बात करें बच्चों सेकंड पॉइंट, जो हमारा सेकंड साइड है y, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 है, जो कि यहाँ पर हमें मेंशन करा रखा है। कहाँ पर है वैसे, प्रेशर बच्चों P2 है और वेलोसिटी फिलहाल यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ले लीजिए V2, ठीक है ना। यदि प्रेशर P2 है तो वेलोसिटी भी V2 हो जाएगी, और बाकी यहाँ पर प्रेशर P1 है तो वेलोसिटी भी V1, P1 V1 यहाँ पर और P2 V2 यहाँ पर। एरिया A1 वहाँ पर एरिया A2। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा कि एक साइड की एरिया कम है तो एक साइड का ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि सिंस A2 लेस देन A1, और कह रहा है जो वेलोसिटी है, कहाँ पर वेलोसिटी कम होगी कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इस बात के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस पार्ट का एरिया कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जिस पार्ट का एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर वेलोसिटी कम मिलती है ना। पता होना चाहिए ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एरिया बढ़ाने पर जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है और एरिया घटाने पर वेलोसिटी ग्रेटर मतलब बढ़ती जाती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है ये। आगे बच्चों देखिए क्या क्या चीजें और लेके चलनी है। तो आगे उसने बोला है द लिक्विड विच इंटर्स एट x ट्रेवल्स डिस्टेंस v1 इन 1 सेकेंड। आपको बच्चों हमने बताया था कि यूनिट टाइम में डिस्टेंस और वेलोसिटी सेम हो जाती है, मतलब डिस्टेंस इक्वल हो जाता है वेलोसिटी के, क्योंकि टाइम यहाँ पर हो जाता है 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के केस में डिस्टेंस वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। मतलब कैसे, देखिए बच्चों, तो यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, तो बच्चों होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। बच्चों वेलोसिटी यहाँ पर हमने ले रखी है v1, d का हमें पता नहीं है, और टाइम यहाँ पर 1 सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया है 1 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर d इक्वल क्या हो गया बच्चों, v1 हो गया। तो जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस की इक्वल हो गई। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि x जो साइड है ट्यूब का, इससे 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा लिक्विड वो कितना होगा, v1 होगा। ऑन दिस लिक्विड इज एक्टिंग अ प्रेशर फोर्स, बिल्कुल जब यहाँ से लिक्विड इंटर करेगा तो कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई होगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। यदि यहाँ से बच्चों हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, निकल के आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है ना। और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब पॉइंट एक्स की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट एक्स पर जो प्रेशर है वो A1 है, और बच्चों जो एरिया है बच्चों वो A1 है। क्लियर हुआ ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब एट x। अब वर्क कितना होगा इस पॉइंट से, जब लिक्विड अंदर की तरफ जाएगा तो वर्क कितना होगा, तो उस वर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों, वर्क इक्वल इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है वर्क डन, तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है P1 A1, और बच्चों जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही थी लिक्विड, P1। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो वर्क डन होगा वो P1 A1 और बच्चों V1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसा का हमने पॉइंट एक्स पर किया है ट्यूब के, उसी तरह वही सेम वर्क वही हम लोग करने वाले हैं वाई पॉइंट पे, ठीक है ना। मतलब जो ट्यूब का सेकेंड पॉइंट है वाई। तो कह रहा है सिमिलरली वर्क डन पर सेकेंड द लिक्विड लिविंग दैट ट्यूब एट वाई। देखते हैं भाई
क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बस P2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों P2, है ना। प्रेशर P2, एरिया A2 और वेलोसिटी V2 हो जाएगा सेकेंड पॉइंट Y पे। इतनी बात क्लियर। आगे बच्चों बताया गया कि नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड। यदि नेट वर्क डन की बात करेंगे, नेट कितना वर्क होगा उसकी बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये जो पार्ट है इसको, बेफालतू पार्ट को इरेज कर देते हैं, जिससे हमको पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा। चलिए, हमें निकालना है नेटवर्क डन कितना होगा। तो नेटवर्क डन निकालने के लिए दोनों को हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, तो हो जाएगा P1 A1 B1 माइनस बच्चों P2 A2 और B2 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन लेकिन क्या है, दीज वॉल्यूम्स मस्ट बी इक्वल एंड सो। कह रहा है लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो तो सेम होगा, और बिल्कुल सेम होना भी चाहिए। जितना वॉल्यूम एक्स ट्यूब के साइड एक्स से इंटर करेगा, उतना ही बच्चों वॉल्यूम हमें बाहर भी देखने को मिलेगा। मतलब जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। क्लियर ना? इसी तरह इसीलिए बोला गया यहाँ पर कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल होना चाहिए, और होगा भी, है ना। उसने मस्ट बोला, ठीक है, लेकिन होना भी चाहिए। क्यों? जितना लिक्विड आएगा उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा। सिंपल सी बात है। तो कह रहा है इक्वल है, ठीक है भाई। इक्वल है तो क्या पता चलेगा? एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब A1 V1 इक्वल A2 V2 जो होगा बच्चों, है ना। दोनों का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा, V। आप कहोगे सर ये बताइए कि A1 V1 कैसे वॉल्यूम हुआ, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम इक्वल होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी हो गया एरिया, और बाकी H कोई भी डायमेंशन हो गया, मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पर बच्चों V1 हो गया। तो A1 V1 और A2 V2 तो इक्वल होंगे। और ये बात हमें कैसे पता? ये बच्चों आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से। हमने आपको बताया था ना कि हर एक पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ये प्रिंसिपल कंटिन्यूटी में हम लोगों ने समझा हुआ था। तो A1 V1 इक्वल हो जाएगा A2 V2, तो दोनों का वॉल्यूम हो गया सेम, और जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमको बताता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो वॉल्यूम इक्वल होता है मास अपॉन डेंसिटी, है ना। मास अपॉन क्या होता है बच्चों? डेंसिटी। डेंसिटी का थोड़ा सिंबल बच्चों कमजोर बना हुआ है, चलिए इसको अच्छा कर देते हैं। तो हो गया ये डेंसिटी का, ठीक है ना। तो A1 V1 और A2 V2 दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे? मास अपॉन डेंसिटी के। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको बच्चों कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्या है। तो आगे बच्चों बताया गया है कि यहाँ पर वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। जो हमको A1 V1 इक्वल A2 V2 इक्वल M अपॉन रो मिला है ना, उसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो क्या निकल कर आएगा? तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास था क्या वैसे, यहाँ पर हमारे पास था P1 A1 V1 और माइनस P2 A2, और बच्चों ये हो जाएगा V2 है, ठीक है ना। हाँ, समझदार है, समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी। इस जगह पर आ जाएगा M अपॉन रो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? P1 M अपॉन रो माइनस P2 और M अपॉन रो। इन दोनों से यदि बच्चों हम लोग M अपॉन रो कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2, और बच्चों हो जाएगा यहाँ पर M अपॉन रो, ठीक है ना। बच्चों ई नहीं है, रो है। ये थोड़ा सा ज्यादा ई जैसा बन गया, तो अब समझिएगा कि रो है ये डेंसिटी। तो कह रहे हैं नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड। तो वर्क डन टोटल कितना हुआ? यही हमारा था नेट वर्क डन। आई होप आपको नेट वर्क डन चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। प्रेशर एनर्जी की बात तो हम लोगों ने कर ली। यदि P1 P2 आ रहा है तो प्रेशर एनर्जी को लेकर चले, ठीक है। तो आगे कह रहा है अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड इंटरिंग एट x इन 1 सेकेंड। तो इस पॉइंट से जब लिक्विड इंटर करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी बात बच्चों हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। तो हो जाएगा बच्चों, मास तो सबका सेम होगा, वॉल्यूम और मास सेम है, और बाकी वेलोसिटी V1² हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह y पॉइंट की बात करें,
1 सेकेंड में कितना यहाँ से, ये 1 सेकेंड में जो लिक्विड यहाँ से फ्लो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो बच्चों ये हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर। क्लियर। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, और बच्चों 2 बार हो गया है तो इसको एक के बार लिखिए आप लोग, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी बच्चों, यहाँ के एरिया ग्रेटर है और यहाँ के एरिया स्मॉलर है। हमने आपको बताया ना कि एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, और जिसकी वेलोसिटी कम उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पर किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हमें कम देखने को मिलेगी, है ना। और यदि हमें इंक्रीजमेंट निकालना है इंक्रीमेंट निकालना है, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, बड़े को छोटे में। तो बड़ा एरिया कौन सा है, मतलब बड़ा जो काइनेटिक एनर्जी लेकर चल रहा है वो है वाई पॉइंट। तो हो जाएगा बच्चों 1/2 एम वी टू स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर। दोनों में बच्चों कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कॉमन क्या है, हाफ एम कॉमन है, तो अंदर बचेगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ये बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया टोटल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वैल्यू। अब बच्चों लास्ट हमारे पास एनर्जी बचती है, और वो एनर्जी बच्चों होती है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बारे में क्या बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट एक्स, एक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, mgh होता है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो h1 हो जाएगी, और दूसरे पर जो हाइट हो जाएगी वो h2 हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पर जो हमें पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी वो बच्चों हो जाएगी mgh2। अब बात करेंगे डिक्रीज। अब यहाँ पर जैसे पोटेंशियल हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन क्या रहा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है कि बच्चों देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों mgh, मतलब हम लोग सीधे देखें तो h के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इसकी हाइट कम है ट्यूब की, जो वाई ट्यूब का जो साइड वाई है ये सरफेस से कम हाइट पर है, और ये भाई साहब ज़्यादा हाइट पर है। जिसकी हाइट कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम, और जिसकी हाइट ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा। तो यहाँ पर वैल्यू कम मिलेगी और यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। हमें यदि नेट निकालना है जो डिक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, यदि इसको देखना है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, बड़े में छोटे को। तो हो जाएगा mgh1 और माइनस हो जाएगा बच्चों mgh2। दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो है mg, बचेगा बच्चों h1 माइनस h2। क्लियर हुआ ना। जो बोला गया है इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ये देख लेते हैं कि एनर्जी का जो इंक्रीमेंट देखने को मिला वो कितना हुआ। तो बच्चों हमारे पास हो गया था जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वैल्यू हम लोगों को मिली थी हाफ वी टू स्क्वायर, और बच्चों वी वन स्क्वायर माइनस, और बच्चों जो पोटेंशियल हमें मिला है वो है, अब ये टोटल एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल भी इसी में है और काइनेटिक भी इसी में है, तो जाएगा h1 माइनस h2। ये निकल कर आ गई। आगे बच्चों देखिए कुछ पॉइंट्स बोले गए हमारे लिए, दिस इंक्रीज इन एनर्जी इज ड्यू टू द नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, मतलब लिक्विड पर जो वर्क डन हुआ किया गया जो हमारा काम था वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो बच्चे इक्वल हो जाएगा इंक्रीज इन एनर्जी के, जो एनर्जी हमको मिली हुई है इसकी इक्वल होता है। और सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप काम करते हो वो किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाती है। उसी प्रकार इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि जो भी वर्कडन आपने स्टार्टिंग में किया वो एनर्जी के रूप में यहाँ पर कंजर्व हो गई। तो यहाँ पर क्या रहा है जो नेट वर्क डन होगा वो नेट इंक्रीज इन एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। सिंपल से बात हम लोग क्लास 9th से पढ़ते चले आए हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए। अच्छा नेट वर्क डन कितना था, तो शायद हमें जहाँ तक हाँ P1 P2 था, और बच्चों यहाँ पर m/ρ आया था, और यहाँ m P2
स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg, और ब्रैकेट में क्या था, H1 माइनस H2, ये था ना। चलिए ठीक है बच्चों, एक काम करिए, दोनों साइड से हमें लगता है कि m कॉमन है, और यदि आप m कॉमन लोगे इसको अभी किनारे कर दीजिए, ठीक है, इक्वेशन में रखा गया है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, इसको रखने दीजिए, हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा बच्चों P1 और बच्चों हो जाएगा P2, और यहाँ हमारे पास है m अपॉन रो, ठीक है, और सभी से m कॉमन आ रहा है तो m कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा 1/2 और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और माइनस m चला गया, g बचा हमारे पास, तो हो गया H1 माइनस H2। बच्चों ये रो है, e मान के आप गलत ना करिएगा कि सर ये e कैसे आ गया, है ना। m से m कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा यहाँ पर P1 और P2, और जो भाई साहब हमें रो मिले हैं, रो का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे दूसरी साइड में, तो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 माइनस H2। बच्चे जो ब्रैकेट के बाहर है इसका हम लोग करा देंगे मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V1 नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाफ भी तो लगेगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा रो जी H2, ठीक है ना। अब देखिए जो 1 वाले इनको एक साइड में कर लीजिए, 2 वाले एक साइड में, तो P1 भाई साहब को यहीं पर रोक लीजिए, और जब P1 भाई साहब यहाँ रुक जाएंगे तो आप 1 वाले को और बुलाइए, 1 वाले ये भाई साहब इनको भी इधर बुला लीजिए, तो प्लस का हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, और 1 वाले जो पोटेंशियल भाई साहब है इनको बुला लीजिए, तो प्लस का हो जाएगा रो जी H1। बाकी जो बच्चे उनको उधर भेज दीजिए, तो P2 बचेंगे प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर बचेंगे, और बच्चों बचेगा रो जी H2। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि जो भाई साहब बर्नौली ने हमको बताया है वही चीज़ हम लोगों से प्रूफ हो जाती है। मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी का सम कांस्टेंट होता है, मतलब जितनी एनर्जी लेकर चले थे हमें उतनी एनर्जी मिल गई, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। तो इससे हमें पता चल गया क्या, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। कैसी रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है। और ये डेरिवेशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यदि आपको इस डेरिवेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें तो ज़रूर बताएं कि सर इस पॉइंट पे हमें दिक्कत समझ में आ रही है, और यदि हमें लगेगा ये चीज़ें बताने लायक हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे।